and welcome back to my channel. Let's continue the video. In the last video, we have talked about the principles of marginal economics, and we have also discussed about the two principles that were the incremental concepts and the concept of time perspective. So we have discussed these two topics in the last video. So today we are going to talk about the remaining principles. So let's start with the first one, that is the opportunity cost concept. Before starting with this concept, I would like to focus the meaning of opportunity cost. Opportunity cost means the sacrifice फॉर चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अगर आप कोई भी काम करते हो और उस काम को करने के लिए जो आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आपने ड्रॉप किया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. सिंस यू कैन नॉट परफॉर्म टू एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, लेट अस से इफ देयर इज अ कारपेंटर which can produce a table or a chair in particular hour. अगर वो उस वक्त टेबल पे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उस टाइम पे चेयर का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, और अगर चेयर पे प्रोडक्शन कर रहा है तो उस टाइम पे वो टेबल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकता है. जैसे आप अगर हम बात करते हैं कि आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट किया, लेट अस से कि आपने बीबीए को ऑप्ट किया. अगर आप बीबीए कर रहे हो, क्या उस वक्त आप बीकॉम कर रहे हो? सेम गोज फॉर मी ऑल्सो. अगर मैं आप लोग के साथ लेक्चर ले रहा हूँ, एक पर्टिकुलर क्लास पर लेक्चर ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं किसी और कॉलेज में जा करके उस टाइम पे कोई और लेक्चर नहीं ले सकता हूँ. दैट मीन्स आई एम सेक्रीफाइसिंग माई कॉस्ट, क्योंकि एक जगह पे मैं इंगेज में हूँ तो दूसरी जगह नहीं जा सकता. तो ये मेरे लिए क्या बन गई? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मुझे मिल सकता था आप लोग के साथ को ना पढ़ा करके या कुछ और काम करके, वो हमारी कॉस्ट क्या बन जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. Therefore, it represents the benefit or revenue foregone by pursuing one course of action rather than another. That means कि वो एक कॉस्ट होती है जिसको आपने क्या किया है? फॉरगो कर दिया है, यानी इसको छोड़ दिया है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या हो? इंगेज हो. In marginal decision making, the concept of opportunity cost occupies an important place. The economic significance of opportunity cost is as follows. क्यों important है? थोड़ा सा यहाँ एक एक पॉइंट को समझते हैं. फर्स्ट, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स. ये हमें क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है? द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स. अभी समझिएगा, लेट अस से कि मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि आई कैन गो ऑप्ट फॉर दिल्ली एंड आई कैन ऑप्ट फॉर अ जॉब इन बैंगलोर. अब मेरे पास ये दो ऑप्शन मिला. Let us say Delhi is paying me 10,000 whereas Bangalore is paying me 12,000. Obviously I'm going to opt for Bangalore. बट एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी. चलो ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ वहाँ पे हमें 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, बट इन ऑर्डर टू कंपेयर द प्राइसेस, अगर आप कंपेयर करो, लखनऊ से बैंगलोर की डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है. लखनऊ से दिल्ली की डिस्टेंस क्या है? कम है. द कॉस्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर की ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली की क्या है? कम है. तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करें तो वी कैन गेट द रियल वैल्यू और वी कैन गेट द रियल कंपैरिजन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कमोडिटी के रिलेटिव प्राइसेस को डिटरमाइन करने का, एंड फॉर इजी कंपैरिजन. The second point says that it helps in determining normal remuneration to a factor of production. अब एक पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या प्राइस मिलनी चाहिए, ये भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं. लेट अस से कि अगर आपने कोई प्लॉट है, आपके पास एक फ्री लैंड है जिसको आप क्या देखो रेंट पे दे सकते हो. किसी पर्टिकुलर डेट पे अगर आप शादी पे रेंट देते हो, लेट अस से कि आपको 10,000 रुपीज़ का रेंट मिल सकता है. अगर उस पर्टिकुलर डेट पे आपको रेंट नहीं मिल रहा है, आपने किसी और एक्टिविटी भी दे दिया, कोई पॉलिटिकल फंक्शन के ले लिया, एंड इट इज सेइंग दैट 12,000 रुपीज़ वो हम ऑफर कर देंगे. क्यों ऑफर कर देंगे? क्योंकि आपको पता है उस पर्टिकुलर डेट पे अगर शादी है, आपकी बुकिंग है, अगर उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप क्यों किसी और को दोगे उस पार्ट में कवर अप करने के लिए. सो इन दैट मैनर्स वी कैन से दैट कि हाँ वो पर्टिकुलर लैंड आपको कितने रुपए का रिकवर करके दे सकता है? 12,000 रुपीज़ का रेंट दे देगा फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी. Now next point says that it helps in proper allocation of factor resources. क्योंकि आप अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चूज करोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो दैट्स ऑल व्हाट दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको आप समझेगा, और इसको समझाने के लिए आई वुड प्रेफर टू टेक एन एग्जाम्पल. हम एक अज्यूम करते हैं एक फर्म है जिसके पास 100 यूनिट्स ऑफ लेबर है. वो उसके पास कितने एम्प्लॉयज़ है? 100 एम्प्लॉयज़ है, और वो फर्म 5 एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. लेट अस से कितनी एक्टिविटी? एक एक्टिविटी ए है, बी है, सी है, डी एंड ई है. ठीक है, आपके पास क्या है कि हाँ ये आपके पास 5 एक्टिविटीज़ है. अब हम इसमें अज्यूम ये करते हैं कि कोई एक लेबर ए है, वो 50 यूनिट्स का क्या कर रहा है? मार्जिनल प्रोडक्शन क्रिएट कर रहा है. वेयर एज बी एक्टिविटी का जो लेबर है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 70 का. तो अगर हम बात करें, यानी कि लेबर तो सब कांस्टेंट है, वो एक्टिविटी ए में कितने का आउटपुट जनरेट कर रहा है? 50 में. वेयर एज एक्टिविटी बी में वो कितने का जनरेट कर रहा है? 70 में.
तो अगर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोचिए कि अगर मैं ए एक्टिविटी से उस लेबर को निकाल करके बी एक्टिविटी में एंगेज करा दूं तो मुझे 70 के बजाय कितने का आउटपुट मिलेगा, 140 का। पॉइंट समझ सकते हो आप, सिंपल से क्या है, क्योंकि इससे आपको प्रोडक्शन क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमें एडिशनल लेबर से एक इक्वी लेवल का आउटपुट ना मिलने लगे। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, इक्वी मार्जिनल आउटपुट कहा जाता है, या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं आप। So this is what this says, that one of the widest known principle of economics is the equimarginal principle. The principle states that an input should be allocated so that the value added by the last unit is same in all the cases. That means कि आपने अपने लेबर को या लेटर से अपने रिसोर्स को ऐसे एलोकेट करोगे कि जिससे हर एक यूनिट से मिलने वाला लास्ट का जो सबसे लास्ट यूनिट भी अगर आप यूज करते हो तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो, सेम हो, या आउटपुट जिसे हम कह सकते हैं वो आउटपुट आपका क्या हो, सेम हो। An optimum allocation cannot be achieved if the value of marginal product is greater in one activity than in other. आपका वो मैक्सिमम आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट जैसे मैं एग्जांपल बताया ना कि अगर आपने दोनों ही लेबर को बी एक्टिविटी में एंगेज करा दिया तो आउटपुट कितना मिल सकता था, 140 का। लेकिन आपने एक एक्टिविटी में कितना मिल रहा था, 50 का, दूसरे में 60। दैट मीन्स पहले आप कितना पा रहे थे, 110 का। तो कंपेयर करें, क्योंकि आप इक्वी मार्जिनल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या मिला, मैक्सिमम और द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मिला। इसी से आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो दैट इज व्हाट दिस प्रिंसिपल इज सेइंग। Now we are going to talk about the discounting concept. Before starting this concept, I would like to put up a simple question with yourself कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अगर कोई दोस्त आपको ये कहता है कि आप मुझे 1 लाख रुपए आज दे दो, ठीक है, मैं आपको 2 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगा, या फिर मैं आपको 1 साल के बाद पैसे क्या करूंगा, वापस करूंगा। तो आप झट से एक आंसर दोगे कि आप मुझे एक काम करना, 2 महीने के बाद पैसे क्या कर देना, वापस कर देना। ऐसा क्यों हम आपने कहा, क्योंकि हमें आपको ये पता है कि 1 साल के बाद अगर उस वैल्यू को मुझे मिलेगा, दैट मीन्स उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और वो डिक्रीज होती क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। आपको पता है कि आपका दोस्त कल को वो 1 साल के बाद लौटा तो देगा 1 लाख रुपए, आपको लगेगा भाई सेम ही दिया था और सेम मिल गया, बट एक्चुअली में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी या डेप्रिशिएट हो गई होगी, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। इसी चीज को हम कहते हैं फॉल ऑफ परचेसिंग पावर, यानी कि जब मनी की वैल्यू कम होने लगे। ऑल्दो ऐसा नहीं कि आप 100 की नोट पे 90 रुपीज लिख करके आएगा 95 हो जाएगा। एग्जैक्टली होता क्या है, उस 100 रुपीज से हमारी परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाता है, प्राइसेस हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दिस इज व्हाट द डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट सेज दैट this concept is an extension of the concept of time perspective. Since future is unknown and incalculable, there's a lot of risk and uncertainty in the future. क्योंकि फ्यूचर हमारा क्या है, अनसर्टेन है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, तो वे डेफिनेटली प्रेफर द करंट ओवर द फ्यूचर। Everyone knows that a rupee today is worth more than a rupee will be 2 years from now. यानी कि आज जो वैल्यू है 1 रुपए की, उस 1 रुपए की वैल्यू अगर 2 साल के बाद से कंपेयर करें तो आज वाली की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। The following example would make this point clear. Suppose you are offered a choice of rupees 1000 today or 1000 next year. Naturally, you will select rupees 1000 today. This is true because future is uncertain. Let us assume that you earn 10% interest during a year. हम मान लेते हैं कि आपके पास इंटरेस्ट कितने का आ रहा है, 10% का, तो भी हम कंप्यूट करते हैं। तो 1 साल में आपको कितना होगा, आज इन्वेस्ट करोगे 1000 रुपये, तो 1 साल में उस पर 10% एडिशनल कितने रुपए हो जाएगा, 1100 रुपये मिलेगा। अब आपको क्या लगेगा, इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आपको 1000 से ज़्यादा मिल रहा है, तो आप उसकी एक्चुअल वैल्यूशन को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। हाँ, ये आपको 1000 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है, तो हम उस एक्सेप्ट को या उस अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। Unless these reasons are discounted and the present value of returns calculated, it is not possible to judge or not the cost of undertaking investment today is worth. तो हमें बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम ये कंप्यूट कर ले कि उस 1100 रुपये की जो हमें 1 साल के बाद मिलेगा, उसको अगर आज की डेट पे हमें रिसीव होता तो वैल्यू उसकी कितनी होती, अगर इसको हम कंप्यूट कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा एक मेथड होगा या टूल होगा टू टेक द डिसीजन। For this purpose, we compute the present value of the investment, और इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है A upon I 1 plus I, which is written as V is equals to A upon 1 plus I to the power N. N का यहाँ मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे 1 साल है इसलिए पावर वहाँ पे प्लेस नहीं की है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हमने कहा कि हाँ 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया
और जो डिस्काउंटिंग का रेट है यानी कि जो इन्फ्लेशन का रेट है या प्राइस का बढ़ने का जो रेट है लेटेस्ट से वो 5% का है, तो उस फॉर्मूले में प्लेस किया तो यानी उस 100 रुपीज़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95.24 रुपीज़। तो आप एग्जैक्टली अब कैलकुलेट कर सकते हो कि आज जो 100 रुपये मिल रहा है अगर वो हमको 1 साल के बाद मिलेगा तो उसकी रियल वैल्यू कितनी रुपीज़ हो जाएगी 95 रुपीज़ एंड 24 पैसा। अगर हम इसको 2 ईयर्स में कंपेयर करें तो इसे 2 ईयर्स का सेम फॉर्मूला यूज करके टू दी एन की प्लेस में कितना प्लेस कर देंगे 2 हम प्लेस कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। Now we will talk about the next principle, that is risk and certainty, and it says that managerial decisions and actions of today which bear fruits in future is unforeseen. Obviously हम बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं जो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट ला के दे सकते हैं, बट दे आर अनफॉर्सिन यानी उसे हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। दे आर मोस्टली अनसर्टेन एंड इन्वॉल्व्स ह्यूज रिस्क। The uncertainty is due to unpredictable changes in the business cycle, structure of the economy and government policy. अच्छा, ऐसा चेंजेस आता क्यों है? क्योंकि आपकी बिजनेस साइकिल चेंज होती है। इकोनॉमी में कभी इन्फ्लेशन आ सकता है, कभी डिफ्लेशन आ सकता है, कभी रिसेशन होता है, कभी स्टैगफ्लेशन हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के फेवर में हो सकता है कभी आपके प्रोडक्ट के फेवर में ना हो, तो दिक्कत हो सकती है। The major economists have tried to take account of certainty with the help of subjective probability. That means we ऑल्सो कंप्यूट द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आप देख सकते हो कि मार्जिनल इकोनॉमिक्स में मैथ्स का भी पार्ट इंक्लूडेड है बिकॉज वी कंसिडर द पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ट्रीटमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी रिक्वायर्स फॉर्मुलेशन ऑफ डेफिनेट subjective expectations about cost, revenue, environment. The probability of future events are influenced by the time horizon, द रिस्क एटीट्यूड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को क्या करता है, एस्टिमेट करता है। तो इंस्टेड ऑफ मूविंग विद अनकैलकुलेटेड रिस्क वी ट्राई टू टेक अ डिसीजन यूजिंग सम कैलकुलेटेड रिस्क, ताकि हमारा जो लॉस का फैक्टर हो या हम किसी जो अनसर्टी फैक्टर हो उसको थोड़ा बहुत क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। तो दिस इज ऑल व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ मैजुअल इकोनॉमिक्स सेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।